नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज हम आपके लिए जनरल नॉलेज से संबंधित पिछली एग्ज़ाम के क्वेश्चन लेके आए हैं जो एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों प्रश्न बहुत बढ़िया होने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि यहाँ पर हम मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस और बायोलॉजी आईएएस इंटरव्यू के संबंधित क्वेश्चन भी अपलोड करते रहते हैं, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल का बटन दबा लीजिए ताकि हम और भी वीडियो लाए तो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर हम जीके से रिलेटेड पोस्ट करते रहते हैं, तो इसलिए फॉलो करते, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो चलो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि बास्केटबॉल की प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो बास्केटबॉल को हम पहले जान लेते हैं कि इसकी शुरुआत 1891 में अमेरिका के स्थानीय लोग खेलते थे। स्थानीय लोग वहाँ पर खेलते थे, तो इसे ओलंपिक में शामिल किया गया और इसको हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, जिसकी लंबाई होती है दोस्तों 28 मीटर होती है और इसकी चौड़ाई होती है 15 मीटर और ऊंचाई होती है दोस्तों 7 फीट। 7 फीट होती है इसकी ऊंचाई। इसके अलावा हम जान लेते हैं दोस्तों कि क्रिकेट में कितने प्लेयर्स होते हैं। तो दोस्तों क्रिकेट में 11 प्लेयर्स होते हैं। इसके अलावा फुटबॉल में भी 11 प्लेयर्स होते हैं और इसके अलावा कबड्डी में दोस्तों 7 प्लेयर्स होते हैं और बास्केटबॉल में तो दोस्तों 5 प्लेयर्स होते हैं। और इसके अलावा शतरंज में दोस्तों 1 प्लेयर होता है और टेबल टेनिस में 1 या 2 कितने भी हो सकते हैं। टेनिस में 1 या 2 हो सकते हैं, ये इनका महत्वपूर्ण है। और बास्केटबॉल की महत्वपूर्ण ट्रॉफी है ईगल ईडन ट्रॉफी, जो कि खेली जाती है बास्केटबॉल के अंदर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों आर्द्रता को मापने के लिए कौन सा उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर है दोस्तों हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर को आर्द्रता मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कि वायु में नमी को ज्ञात करता है। वायु में दोस्तों नमी को ज्ञात करता है हाइग्रोमीटर। इसके अलावा हम और देख लेते हैं कि हाइड्रोमीटर क्या कार्य करता है। हाइड्रोमीटर द्रव का घनत्व मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हाइड्रोमीटर किस कार्य के लिए किया जाता है। हाइड्रोमीटर दोस्तों द्रव का घनत्व मापने के लिए किया जाता है हाइड्रोमीटर। और हाइड्रोस्कोप दोस्तों वायुमंडल में आर्द्रता को परिवर्तन को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का कार्य किया जाता है कि उसमें कितनी वाष्प है, तो उसके लिए हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो ये सिमिलर है तीनों, तो कंफ्यूज मत होना। इससे तो वायुमंडल में नमी को मापी जाती है और हाइड्रोमीटर के द्वारा दोस्तों द्रव का घनत्व मापा जाता है और हाइड्रोस्कोप को वायुमंडल में आर्द्रता का परिवर्तन का पता लगाया जाता है कि इस टाइम कितना परिवर्तन हुआ है और उसके अगले समय में कितना परिवर्तन होने वाला है। इसके लिए हाइड्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय स्वतंत्रता के आंदोलन में वर्ष 1930 किससे संबंधित है। तो जो स्वतंत्रता आंदोलन में 1930 किससे संबंधित है दोस्तों, ये संबंधित है दांडी मार्च से, क्योंकि 12 मार्च 1930 में दांडी मार्च से आरंभ किया था महात्मा गांधी जी ने, जिन्होंने 79 समर्थकों के साथ में साबरमती आश्रम में 332 किलोमीटर पैदल चलकर सन यानी कि 6 अप्रैल, मेरे प्यारे साथियों 6 अप्रैल 1930 में
इन्होंने नमक कानून तोड़ा था। 24 दिन तक की इन्होंने यानी महात्मा गांधी जी ने पैदल यात्रा की थी। उसके बाद में नमक कानून को तोड़ दिया था। ये दांडी मार्च से संबंधित है 1930, 12 मार्च 1930 गांधी से यानी दांडी मार्च से संबंधित है, जो कि 79 समर्थक, दोस्तों कितने 79 समर्थकों के साथ में महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को 200 यानी 332 किलोमीटर पैदल चलकर साबरमती से वहाँ पर नमक कानून तोड़ा था। इसमें लगे थे दोस्तों 24 दिन तक पैदल चले थे महात्मा गांधी जी। उसके बाद में नमक कानून तोड़ा था। उसके अलावा हम और देख लेते हैं कि जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 में जनरल डायर ने जो प्रदर्शनकारी थे उसको दबाने के लिए दोस्तों उन्हों पे गोली चलवा दी थी, क्योंकि वहाँ का एक स्थानीय नेता किचलू, उसको गिरफ्तार करने के बाद में उन्होंने शांति से आंदोलन किया था। तो आंदोलन के थ्रू में वहाँ पर जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने गोली चलवा दी थी 13 अप्रैल 1919 में। तो कब से संबंधित है जलियांवाला बाग? 1919 यानी 13 अप्रैल 1919 अमृतसर में ये संबंधित है। और देख लेते हैं चोरा चोरी कांड दोस्तों। चोरा चोरी कांड 5 फरवरी ये हुआ था दोस्तों। 5 फरवरी 1922 में शुरुआत हुई थी। जो गोरखपुर जिले में 22 जवानों ने यानी कि 22 जवानों का जो पुलिस के जवान थे उनको स्थानीय लोगों ने थाने में बंद कर आग लगा दी थी। तो उसके कारण ये चोरा चोरी कांड फेमस है दोस्तों। यूपी में गोरखपुर जिले में 22 जवानों को थाने में बंद कर उनको आग लगा दी थी। तो उसके कारण ये सुर्खियों में रहा था चोरा चोरी कांड। अगला देख लेते हैं दोस्तों, शाहजहाँ का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों शाहजहाँ का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शाहजहाँ का मकबरा दोस्तों ताजमहल में स्थित है। ताजमहल में स्थित है शाहजहाँ का मकबरा। दोस्तों शाहजहाँ की मृत्यु 1900 यानी कि शाहजहाँ की मृत्यु 1664 में हो गई थी। और उसके बाद में दोस्तों इसको ताजमहल में ही दफना दिया गया था। ताजमहल का निर्माण सन 1632 में किया गया था। ताजमहल का निर्माण 1632 में किया गया था। तो ये इम्पोर्टेंट है कि ताजमहल का निर्माण कब किया गया था मेरे प्यारे साथियों। ये शाहजहाँ जो कि मुगल साम्राज्य के पांचवें राजा थे जिन्होंने ताजमहल का निर्माण करवाया था, जो 1632 से लेकर 1654 के बीच में ताजमहल का निर्माण करवाया था। इसके अलावा हम और देख लेते हैं लाल किला। लाल किला का निर्माण दोस्तों शाहजहाँ ने ही करवाया था, जो मुगल के 5वें शासक थे। ये जो इम्पोर्टेंट है। इस पर दोस्तों हम 15 अगस्त और 26 जनवरी को हम यहाँ पर विजय दिवस और परेड करवाते हैं। यहाँ पर समारोह होता है लाल किले पर, जो कि प्रधानमंत्री का अभिभाषण होता है। जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि लाल किला जो दिल्ली में स्थित है, लाल किला, उस पर 15 अगस्त और 26 जनवरी को यहाँ पर कार्य करवाए जाते हैं। इसके अलावा हम देख लेते हैं दोस्तों लाल किला को दोस्तों फेमस इसलिए भी है क्योंकि ये दिल्ली बसाने के उपलक्ष्य में महाराजा किसने बनवाया था दोस्तों? अनंगपाल ने दिल्ली बसाने के समर्थक में इसको बनवाया था। लेकिन कुछ मान्यताओं को ये है कि ताजमहल को किसने बसवाया था दोस्तों? ताजमहल को शाहजहाँ ने बसवाया था, ये मान्यता चल रही है। लेकिन
दिल्ली बसाने के उपलक्ष्य में आनंद पाल ने इसको बसाया था और इसका निर्माण करवाया था इसका लाल किले का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात कौन सी होती है। तो दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कौन सा होता है, 22 दिसंबर को सबसे लंबा दिन होता है। और 22 दिसंबर को सबसे लंबा दिन होता है। और सबसे उत्तरी गोलार्ध में होता है दोस्तों 21 जून को सबसे लंबा दिन। और 22 दिसंबर को दक्षिण में यानी कि मकर रेखा पर सूर्य चमकता है। इसके कारण दक्षिण गोलार्ध में 22 दिसंबर को यहाँ पर सूर्य चमकता है, जिसके कारण सबसे लंबा दिन होता है दक्षिणी गोलार्ध में। 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है, इसके कारण उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। और इसके अलावा दोस्तों हम फैक्ट बता देते हैं कि 22 सितंबर और 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर, यानी कि ये पृथ्वी है, इस पर संपूर्ण पृथ्वी पर सूर्य की किरण यानी कि दिन और रात बराबर होते हैं। दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। कौन कौन सी तारीख दोस्तों, 22 सितंबर और 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर, पूरी पृथ्वी पर यहाँ पर दोनों समय में दिन और रात लगभग समान रहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, किसने विश्व प्रसिद्ध फिल्म दी गांधी का निर्देशन किया। तो किसने किया था दोस्तों, गांधी का यानी गांधी फिल्म का निर्देशन ये किया गया था दोस्तों। गांधी फिल्म का निर्देशन दोस्तों रिचर्ड ग्रेट्स ने किया था। रिचर्ड ग्रेट्स ने इसका निर्माण किया था और इसकी फिल्म का निर्माण सन 1982 में किया गया था। और इसके अलावा दोस्तों इसमें जो मैन भूमिका निभाई थी गांधी जी की, वो निभाई थी बेन किंग्सले ने। बेन किंग्सले ने गांधी जी की बहुत ही बढ़िया भूमिका निभाई थी फिल्म गांधी में, दी गांधी में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW का आविष्कार किसने किया था। तो दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब WWW का आविष्कार किसने किया था, जो हम गूगल में सर्च करने के लिए यानी कि सर्च इंजन करने के लिए हम उपयोग में लिया जाता है, जिसका आविष्कार किसने किया गया था दोस्तों, ये किया था टिम बर्नर-ली ने। टिम बर्नर-ली ने सन 1989 में WWW का आविष्कार किया था टिम बर्नर-ली ने। और इसके अलावा देख लेते हैं सर जॉन डाल्टन। सर जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत की थ्योरी दी थी, जो कि इलेक्ट्रॉन और यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन केंद्र में होते हैं और इलेक्ट्रॉन के चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन उसके चक्कर लगाता है दोस्तों और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन केंद्र में होते हैं और इलेक्ट्रॉन के चारों में चक्कर लगाता है। इस सिद्धांत का थ्योरी सन जॉन डाल्टन ने दिया था, जो कि दिया था दोस्तों कब, 1600 यानी कि 1808 में दिया था इसका सिद्धांत। सन जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था। इसके अलावा हम और देख लेते हैं दोस्तों बिल गेट्स। बिल गेट्स दोस्तों वो संस्थापक है जिसने माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की थी बिल गेट्स ने, जो कि बहुत ही ज़्यादा बिलियंस में इनकी नेटवर्थ है, 40 बिलियंस US डॉलर है दोस्तों इनकी नेटवर्थ। और देख लेते हैं दोस्तों इसके अलावा हम विनोद धाम, जो कि भारतीय मूल के हैं, जो कि अमेरिका में रहते हैं। इन्होंने बहुत ही ज़्यादा खोज की थी। इंटेल कंपनी के सह संस्थापक हैं ये विनोद धाम। इंटेल के कंप्यूटर बनते हैं तो उसके संस्थापक है विनोद धाम। और इन्होंने पेंटियम चिप का निर्माण किया था।
और इन्हें पेंटियम चिप के आविष्कार को भी मानते हैं और पेंटियम चिप का पितामह भी कहा जाता है विनोद धाम को। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये इंडियंस है तो इनके लिए इनको ध्यान रखिए कि विनोद धाम कौन है जिसने इंटेल की चिप जो पेंटियम चिप बनाई थी उसका निर्माण किया था विनोद धाम जी ने। अगला देख लेते हैं मेरे प्यारे साथियों, टिहरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो टिहरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है मेरे प्यारे साथियों? यह है भागीरथी नदी पर, जो कि टिहरी उत्तराखंड में स्थित है। ये बांध टिहरी बांध उत्तराखंड में स्थित है भागीरथी नदी के ऊपर। उसके अलावा हम देख लेते हैं कृष्णा नदी पर कौन कौन से बांध है। कृष्णा नदी पर प्रमुख परियोजना, हम आपको प्रमुख परियोजना के बारे में बता देते हैं कि इस पर प्रमुख परियोजना है ऊपरी कृष्ण परियोजना, जो कि कर्नाटक में स्थित है। ऊपरी कृष्ण परियोजना, इस पर ऊपरी कृष्ण परियोजना स्थित है जो कि कर्नाटक में स्थित है। कृष्णा नदी पर ऊपरी कृष्णा परियोजना जो कर्नाटक में स्थित है मेरे प्यारे साथियों। अगला देख लेते हैं कि सतलज नदी पर कौन सी परियोजना है। सतलज नदी पर दोस्तों नाथपा परियोजना है जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सतलज नदी पर स्थित है ये हिमाचल प्रदेश में नापता साकरी परियोजना। इसके अलावा देख लेते हैं दोस्तों नर्मदा नदी जो कि मध्य प्रदेश से निकल करके चनपा पाओ की पहाड़ी से इस पर इंदिरा सागर बांध, कौन कौन से बांध है दोस्तों? इंदिरा सागर बांध और सरदार सरोवर परियोजना। इसके अलावा ओकारेश्वर बहुउद्देश्य परियोजना भी स्थित है। इस पर ओकारेश्वर बहुउद्देश्य परियोजना, और इस पर चूले नामक जलप्रपात भी है चित्तौड़गढ़ में जो राजस्थान में पड़ता है। नर्मदा नदी और मध्य प्रदेश से निकलती है नर्मदा नदी, तो इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि नर्मदा नदी पर कौन कौन से बांध है मेरे प्यारे साथियों। इस पर है इंदिरा सागर बांध और सरदार सरोवर बांध, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस पर चंबल नदी पर चूले नामक जलप्रपात भी स्थित है। अगला देख लेते हैं कौन सी तारीख मधुमेह दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो डायबिटीज, जिसको किसी को शुगर हो जाता है तो उसको कौन सी तारीख को मनाया जाता है मेरे प्यारे साथियों? ये मनाया जाता है 14 नवंबर को। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को मनाया जाता है, जो इम्पोर्टेंट है। मधुमेह का संबंध दोस्तों शुगर यानी कि डायबिटीज से संबंधित है शुगर। और इसके अलावा और देख लेते हैं 14 फरवरी को तो आप सभी जानते हो, जो व्यक्ति किसी से प्यार करता है तो सब जानते हैं कि इस टाइम पे वैलेंटाइन दिवस मनाया जाता है। प्रेम दिवस मनाया जाता है 14 फरवरी को, वैलेंटाइन डे दिवस। और 5 मई को विश्व सूर्य दिवस मनाया जाता है 5 मई को। और 14 सितंबर को मनाया जाता है दोस्तों हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, जो कि इम्पोर्टेंट है आपकी एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। 14 सितंबर हिंदी दिवस मनाया जाता है। 5 मई को मनाया जाता है दोस्तों सूर्य दिवस, और 14 फरवरी को वैलेंटाइन दिवस जो कि प्रेम दिवस है। और 14 नवंबर को मनाया जाता है दोस्तों, क्या मनाया जाता है? मधुमेह दिवस यानी कि डायबिटीज मनाया जाता है डायबिटीज दिवस। अगला देख लेते हैं दोस्तों कि दी प्रिंस किसने लिखी थी। तो दी प्रिंस नामक पुस्तक किसने लिखी थी? यह लिखी थी दोस्तों इटली के पुनर्जागरण के पितामह एन मैकियावेली ने, जो कि बहुत ही ज़्यादा अनेक कलाओं में प्रख्यात थे। इनको संगीत भी आता था, कवि भी थे ये,
कवि भी, नाटककार भी, पेंटर भी, यानी सभी चीज़ों में ये फेमस थे। राजनीतिक और गणितज्ञ में भी ये फेमस थे। एन मैकियावेली, जिसने इटली में पुनर्जागरण का अपनी पुस्तक के थ्रू बताया था। ये पुनर्जागरण काल के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट व्यक्ति है। इसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर जी, जो भारत के मूल निवासी है, जिसने कौन कौन सी किताब लिखी थी, इन्होंने लिखी थी गोरा और गीतांजलि। जो इम्पोर्टेंट किताब है गोरा और गीतांजलि। तो दोस्तों गीतांजलि किताब जिसमें राष्ट्रगान लिख रखा है जनगण मन रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने 2 देशों का राष्ट्रगान लिख रखा है। एक तो लिख रखा है भारत का जनगण मन और दूसरा है बांग्लादेश का आमार सोनार बांग्ला। आमार सोनार बांग्ला दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर जी ने यहाँ पर बांग्लादेश का राष्ट्रगीत लिखा था। इसके अलावा इन्हें एशिया यानी कि भारत के प्रथम व्यक्ति जिन्होंने यानी जिनको यहाँ पर नोबेल पुरस्कार विजेता है। सर्वप्रथम इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। ये मिला था दोस्तों 1930 में। सर्वप्रथम इनको नोबेल पुरस्कार सन 1930 में मिला था। और इनको एशिया का भी नोबेल पुरस्कार मिला था। तो एशिया का नोबेल पुरस्कार कौन सा है दोस्तों? रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार जो कि फिलीपींस सरकार द्वारा दिया जाता है उनके राष्ट्रपति की याद में, जो कि हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला हुआ है। एशिया का और विश्व का नोबेल पुरस्कार, विश्व का नोबेल पुरस्कार स्विट्जरलैंड सरकार देती है और साहित्य के क्षेत्र में मिला था इनको। इसके अलावा देख लेते हैं दोस्तों जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, जिनको भी प्रथम मुख्य है, और उनकी बहन का नाम है दोस्तों विजय लक्ष्मी पंडित, जो संयुक्त राष्ट्र सभा की पहली महिला सदस्य बनी थी। पंडित यानी विजय लक्ष्मी पंडित जो संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी, जो कि भारत की प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन है। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पिछले एग्जाम से संबंधित। तो दोस्तों हमने पूरी तरह से आपको समझा दिया कि इनमें क्या क्या फैक्ट है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि हमें और भी वीडियो लाए तो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।